नमो नमः छात्र। कक्षा 8वीं संस्कृत व्याकरण। कुछ शुरू करने से पहले एक बात ध्यान से बताना चाहती हूँ। मार्च टू मई जो पाठ हो चुके हैं उन पाठों का ही रीटीचिंग अभी चल रहा है, लेकिन तब तक 8th स्टैंडर्ड के टोटल 11 वर्कशीट हो चुके थे। उन सारे पाठों का सबमिशन एज अ संस्कृत टीचर श्रद्धा मिस इनके मेल पर करना ज़रूरी है। 10 जुलाई को आपकी PA1 होने वाली है, तो उस PA1 के इंटरनल के 10 मार्क्स इसी 11 सबमिशन पर डिपेंडेड रहेंगे। तो बिना भूलकर सभी छात्रों ने इन वर्कशीट का सबमिशन मेरे मेल पर करना है। कल की तासिका में हमने कारक विभक्ति यह देखा है। अब आज शुरू करेंगे हम रीटीचिंग का नया लेसन। वसुधा टेक्स्ट बुक में चतुर्थः पाठ। वीडियो की शुरुआत करने से पहले ही जैसे हमेशा बोलती हूँ उसी तरह से वसुधा पाठ्य पुस्तक तथा व्याकरण लेखन पुस्तिका यानी ग्रामर नोटबुक, ये दोनों बातें साथ में लेकर बैठनी है और जो सूचनाएं इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उनको फॉलो कर कर आपको इस पाठ का लेखन कार्य करना है। तो देखते हैं चतुर्थः पाठः उपपद विभक्ति नाम प्रयोग। उपपद देखने से पहले देखते हैं हम विभक्ति का अर्थ है विभाग यानी पार्ट्स। शब्दों के विभिन्न विभाग ही विभक्तियाँ है। इन बातों का ज्ञान हमने कारक पाठ में भी लिया है। ये 2 प्रकार के होते हैं विभाग। शब्दों के विभिन्न विभाग ही विभक्तियाँ होते हैं। शब्दों के अलग अलग भाग यानी विभक्ति, ये 2 प्रकार के हैं, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। वैसे तो देखा जाए तो विभक्ति कितने हैं संस्कृत में? हाँ सही, 8 विभक्ति। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। उसमें से कारक में कितने विभक्ति कंसिडर किए जाते हैं? हाँ सही, 6 विभक्ति। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी। लेकिन यहाँ विभक्ति के 2 प्रकार बताए गए हैं, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति यह पाठ हमने देखा है। सिर्फ रिवाइज करने के लिए, फिर से एक बार देखने के लिए यहाँ आपको मैं एक चित्र बता रही हूँ जो आपके वसुधा टेक्स्ट बुक पेज नंबर 30 पर है। चित्र देखिए और क्या करना है आपको, इस चित्र के आधार पर मिनिमम 5 वाक्य लिखने हैं। हाँ लिखो, मैं भी आपको बताऊंगी लेकिन आपको भी लिखना है। सिंपल वाक्य बनाते हैं तो वाक्य लिखते समय गलतियाँ नहीं होती। जैसे कि देखो यहाँ पर बालकः अस्ति, बालक है। कारक की कौन सी विभक्ति में यह वाक्य हुआ? सही, प्रथमा विभक्ति, कर्ता ने। चित्रे बालकः अस्ति, चित्र में बालक है। पुस्तकानि सन्ति, यह भी प्रथमा कारक विभक्ति का वाक्य है। पुस्तकानि सन्ति, पुस्तक है। बालकः तिष्ठति, यह भी प्रथमा विभक्ति का वाक्य है। बालकः लिखति, बालक लिख रहा है। बालकः कलमेन लिखति, कौन सी विभक्ति आ रही है? कलमेन, तृतीया विभक्ति। से द्वारा, कर्ण कारक।
इस तरह से आपको इस चित्र पर आधारित 5 वाक्य लिखने हैं। अब इसके आधार पर देखते हैं कारक विभक्ति। ये विभक्तियाँ क्रियापद के अनुसार लगाई जाती है, अर्थात क्रिया से पदों का संबंध ध्यान में रखा जाता है। जैसे यहाँ जो बॉय है इसका नाम केशव दिया है। केशवः कलमेन पत्रम लिखति। केशव कलम से पत्र लिख रहा है। यहाँ केशवः अत्र प्रथमा कारक विभक्ति, कलमेन अत्र तृतीया, कर्ण कारक विभक्ति, पत्रम अत्र कर्म कारक विभक्ति। यहाँ क्रियापद लिखति है, क्रिया को करने वाला केशव है, अतः केशव प्रथमा विभक्ति है। क्रिया का साधन कलम है, इसलिए कलम की तृतीया विभक्ति। क्रिया जिस पर संपूर्ण हो रही है वो पत्र है, इसलिए प्रथम द्वितीया विभक्ति। तो कारक के ऑलरेडी हमने परिभाषाएं देखी है। यहाँ पर एक परिभाषा है, जो विभक्ति क्रियापद के अनुसार लगाई जाती है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। जो विभक्ति क्रियापद के अनुसार लगाई जाती है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। अब देखते हैं उपपद विभक्ति क्या है। उसके पहले हम देखते हैं यहाँ चित्र। यह भी आपके वसुधा टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 30 पर है। इस चित्र पर आधारित भी आपको 5 वाक्य लिखने हैं। जैसे कि चित्रे वृक्षः अस्ति, चित्र में वृक्ष है, वृक्ष की प्रथमा विभक्ति इसलिए कर्ता कारक। बालकाः खेलन्ति, बालकाः प्रथमा कारक। बालकाः वार्तां करोति, बालकाः वार्तां कुर्वन्ति। क्या कर रहे हैं वो? बातें कर रहे हैं, कर्म कारक। वृक्षाः सन्ति, बहुत सारे वृक्ष हैं। अत्र बालकाः हस्तेन हस्तं, हस्तेन हस्तं। ऊढयित्वा क्रीडन्ति, हाथ को हाथ से ओढ़कर खेल रहे हैं। हस्तेन करणकारक, हस्तं कर्मकारक। इस प्रकार से आपको भी इस चित्र पर आधारित 5 वाक्य लिखने हैं। चित्र वर्णन यह हमने पाठ देखा है तो आप इजीली लिख सकोगे। अब देखते हैं उपपद विभक्ति का स्पष्टीकरण। किसी विशेष पद के साथ जब सामान्य कारक विभक्ति ना लगकर अन्य कोई विभक्ति लगाई जाती है तो वह उपपद विभक्ति कहलाती है। परिभाषा अच्छी तरह से रीड करनी है। नोटबुक में चित्र का वर्णन 5 वाक्यों में करने के बाद यह उपपद विभक्ति की हिंदी परिभाषा आपको लिखनी है। किसी विशेष पद के साथ जब सामान्य कारक विभक्तियाँ न लगकर अन्य कोई विभक्ति लगाई जाती है तो वह उपपद विभक्ति कहलाती है। जैसे कि वृक्षं परितः बालकाः क्रीडन्ति। परितः यानी चारों ओर, यहाँ पर यह उपपद है। वृक्ष के चारों ओर बच्चे खेलते हैं। यहाँ विभक्ति चिन्ह के अनुसार वृक्ष के, का, की, के यानी षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए, लेकिन परितः ये विशेष शब्द के कारण यहाँ षष्ठी विभक्ति ना होकर द्वितीया विभक्ति होती है। तो ये परितः जो शब्द है, इस शब्द को यहाँ कहा जाता है उपपद, और इसके कारण द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है तो ये द्वितीया विभक्ति हो गई उपपद विभक्ति। वृक्ष के अर्थ के अनुसार वृक्ष में षष्ठी होनी चाहिए,
लेकिन परितः इस शब्द के कारण यहाँ पर द्वितीया विभक्ति हुई है। यह विशेष नियम है। ऐसी ही विशेष विभक्तियाँ उपपद विभक्तियाँ कहलाती हैं। जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के साथ सामान्य नियम से अलग विशेष विभक्ति का प्रयोग हो तो वह उपपद विभक्ति कहलाती है। उपपद विभक्ति की परिभाषा अच्छी तरह से लिख कर लेनी है। और यह जो पिंक कलर के बॉक्स में उपपद विभक्ति की परिभाषा दी है, इस परिभाषा को आपको संस्कृत में ट्रांसलेट कर कर आपकी नोटबुक में लिखना है। क्या करोगे? इस परिभाषा को ही संस्कृत में लिखोगे। संस्कृते लिखत। तो उपपद विभक्ति की परिभाषा आप खुद क्रिएट कर कर लिखने वाले हो। अब जैसे विभक्तियाँ 8 हैं, उसी तरह से उपपद विभक्तियाँ कितनी हैं? प्रथमा यानी कर्ता नहीं, यह विभक्ति उपपद विभक्ति में प्रयुक्त नहीं होती। यानी उपपद विभक्तियाँ द्वितीया से लेकर सप्तमी तक ही प्रयुक्त होते हैं। यानी उपपद विभक्तियाँ कितनी हैं? छह। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। संबोधन और प्रथमा उपपद विभक्तियों में प्रयुक्त नहीं होते। कति उपपद विभक्तियः सन्ति? षट् उपपद विभक्तयः सन्ति। केते? काः ते? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अब देखते हैं उपपद विभक्ति में पहली विभक्ति, द्वितीया विभक्ति। कुछ उपपद तथा उनमें प्रयोग होने वाली विभक्तियाँ नीचे सारणी में दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए। वसुधा टेक्स्ट बुक पेज नंबर 31। यहाँ से हमारे द्वितीया से सप्तमी तक के उपपद विभक्ति शुरू होते हैं। हर विभक्ति के लिए यहाँ बताए गए सारणी की तरह, तालिका की तरह तालिका बताए है। नोटबुक में भी आपको यह तालिका बनानी है और इसी तरह से लिखोगे, लेकिन सिर्फ एक बात ऐड हो जाएगी। उदाहरण में हर उपपद के बाद आप और एक उदाहरण आपके खुद से मन से लिखोगे यहाँ पर। जैसे कि अभितः अर्थ होता है दोनों ओर, विभक्ति प्रयुक्त होती है द्वितीया। अध्यापकम अभितः छात्राः सन्ति। यह एक उदाहरण यहाँ दिया है कि अध्यापक के दोनों ओर छात्र हैं। और एक उदाहरण आपको खुद को लिखना है। हर एक उपपद के लिए अर्थ, विभक्ति, उदाहरण जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो लिखकर आपके मन से आप एक उदाहरण लिखोगे। मैं उदाहरण इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि नॉर्मली मैं जो उदाहरण बोलती हूँ वही एज ए एक्स्ट्रा उदाहरण आप लिखते हो। तो आपको खुद वाक्य बनाकर लिखना है। यानी आपकी तालिका कैसी होगी? उपपद, उसका अर्थ, विभक्ति और उदाहरण 2 रहेंगे। द्वितीय उपपद में दूसरी विभक्ति उभयतः, दोनों ओर। नगरम उभयतः उद्याने स्तः, परितः चारों ओर। सूर्यं परितः ग्रहाः भ्रमन्ति, सर्वतः सब ओर। उपवनं सर्वतः जनाः भ्रमन्ति, प्रति की ओर। राधा मंदिरं प्रति गच्छति, विना बिना। द्वितीया विभक्ति। विद्यां विना धनं न लभते, विद्या के बिना धन प्राप्त नहीं होता। समया या निकषा यानी निकट। विद्यालयं निकषा कूपः अस्ति, विद्यालय के पास कुआं है। धिक् धिक्कार। धिक् असत्यवादिनम, धिक् चौरम। आपको और एक एक्स्ट्रा उदाहरण लिखना है। विनायारुते यानी बिना, ज्ञानम विना मुक्ति ही न भवति। इसी तरह से यह तालिका बनाकर हर एक उपपद के लिए
आप दो दो उदाहरण यहाँ लिखोगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से उपपद की परिभाषा देखो, समझ लो। जैसे यहाँ देखो, अध्यापकम अभितः छात्राः सन्ति। अध्यापक के दोनों ओर, तो अर्थ के अनुसार यहाँ षष्ठी आनी चाहिए, लेकिन अभितः इस उपपद के कारण यहाँ आती है द्वितीया विभक्ति। तो विशिष्ट शब्द के कारण अर्थ के अनुसार विभक्ति का प्रयोग ना होकर विशिष्ट विभक्ति का प्रयोग जहाँ होता है वो होती है उपपद विभक्ति। अब देखते हैं तृतीया उपपद विभक्ति, उसकी तालिका जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना है आपको। तालिका बनानी है हर एक उपपद के, एक जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो उदाहरण और एक आप खुद लिखोगे। पहला देखिए तृतीया, विना, जो द्वितीया विभक्ति में भी आया था। बिना, परिश्रमेन विना जनः सफलतां न लभते। परिश्रम के सिवा लोग सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हीनः, रहितः, ज्ञानेन हीनः जनः पशुः भवति। ज्ञान से रहित व्यक्ति पशु होता है। अलम, मना करने के हेतु। अलम विवादेन, साकम सह सार्धम यानी साथ होना। पिता पुत्रेण सह धावति, पिता पुत्र के साथ भाग रहा है। सदृशः समान, अर्जुनेन सदृशः वीरः न अस्ति, अर्जुन के समान कोई भी वीर नहीं है। विना ऋते, बिना, यह भी द्वितीया विभक्ति में भी था। ज्ञानेन विना ज्ञानेन ऋते मुक्ति ही नास्ति, ज्ञान के सिवा मुक्ति नहीं है। प्रयोजनम, मतलब या कारण। तृतीया विभक्ति, दुष्टस्य परोपकारेण किम प्रयोजनम, दुष्ट व्यक्ति का दूसरों पर उपकार करने का क्या मतलब। हर एक ये तालिका बनाकर हर एक उपपद के अर्थ विभक्ति लिखकर दो दो उदाहरण आपको लिखने हैं। विशेष टिप्पणी, अंग विकार के कारण जब कोई व्यक्ति या पशु पक्षी प्रभावित होता है, अंग विकार यानी कुछ कमतरता, हैंडीकैप, तो अंग में, उस विकार में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अयम अश्वः पादेन खंजः अस्ति, यह घोड़ा एक पैर से लंगड़ा है। सह मनुष्यः नेत्रेण अंधः अस्ति, एक आँख से अंधा है। तो अंग विकार जहाँ होता है वहाँ भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वीडियो में दी गई सूचनाएं, मार्गदर्शन, उसके आधार पर द्वितीया और तृतीया उपपद विभक्ति तक का भाग अच्छी तरह से ग्रामर नोटबुक में लिखना है, समझना है। बाकी जो विभक्तियाँ हैं, उपपद विभक्तियाँ हम कल की तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।